हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जीके या जीएस के बारे में, और इसी जीके या जीएस के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री। इसी केमिस्ट्री की आज हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 3, यानी इसकी एक और क्लास बची हुई है, उसके बाद केमिस्ट्री को हम लोग समाप्त कर देंगे। ये कौन सी क्लास है? तो आप लोग बोलेंगे क्लास नंबर 3। ठीक है, तो बिना देरी किए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है केमिस्ट्री से, वो देखते हैं। ये रहा हमारा प्रथम क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण कौन सा है? कल हमने बात की थी अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरणें। एक्स किरणों के बारे में आप लोग रोंटजन पढ़ चुके हैं। एक्स किरणों की खोज एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम है रोंटजन। इस रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है, ये एक्सरे वगैरह लेते हैं ना, उसी को एक्स किरणें बोलते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे कम तरंग दैर्घ्य की, तो आप लोग आंसर देंगे कि गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे कम। गामा किरणें, इनका तरंग दैर्घ्य सबसे कम। अभी ये सारी बातें आप लोग कहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं? तो परमाणु से। इस परमाणु के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई है। जैसे एक परमाणु सिद्धांत, ये परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग आंसर देंगे जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, परमाणु सिद्धांत। कब दिया गया? तो साल 1808 में। इसने हमें क्या बताया? जॉन डाल्टन ने इसने बताया कि जो परमाणु है, उस परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है, और न मिटाया जा सकता है। न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। न तो बनाया जा सकता है व न ही मिटाया जा सकता है। ये बात किसने बोली? तो आप लोग बोलेंगे ये बात बोली थी एक आदमी ने जिसका नाम है जॉन डाल्टन। कब बोली? 1808। इसी को परमाणु सिद्धांत बोलते हैं। एक आदमी और है, जे जे थॉमसन। उस जे जे थॉमसन ने भी परमाणु सिद्धांत दिया है। जे जे थॉमसन, इस व्यक्ति ने भी क्या दिया है? इस व्यक्ति ने भी परमाणु सिद्धांत दिया है। इसने परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या बात की? जो इसका परमाणु सिद्धांत है वो ये बात बोलता है, परमाणु सिद्धांत ये बात बोलता है क्या? ये बोलता है कि जो परमाणु है, वो परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश आवेश है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह उदासीन है। यह क्या है? यह उदासीन है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ये दो परमाणु सिद्धांत याद रखने हैं, एक जे जे थॉमसन का और एक जॉन डाल्टन का। डाल्टन का जो परमाणु, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो, इसने बोला कि भाई परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वर्तमान में परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। वर्तमान में परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। ये बात भी आप लोग याद रख सकेंगे, विभाजित किया जा सकता है। ये बात आप लोग परमाणु से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्यूरी का प्रतिनिधित्व करती है। एक क्यूरी किसका प्रतिनिधित्व करती है? 3.7 गुणा में 10 की पावर 7 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। 3.7 गुणा में 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या प्रति सेकेंड एक विघटन। तो आप लोग आंसर देंगे प्रति सेकेंड 3.7 गुणा में 10 की पावर 10 विघटन कर सकती है। किसी तत्व का प्रति सेकेंड विघटन, किसी तत्व का प्रति सेकेंड विघटन, प्रति सेकेंड विघटन क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे क्यूरी कहलाता है। ठीक है, क्यूरी कहलाता है। कल मैं इस बारे में बात कर चुका हूं आपको
मैडम क्यूरी, हेनरी बैकुलर और एक आदमी है जिसका नाम है रदरफोर्ड। इन 3 व्यक्तियों को परमाणु के क्षेत्र में योगदान दिया गया सारा का सारा। इन्हीं तीनों आदमियों पे हम लोगों ने यूनिट्स बना रखी है। ठीक है, तीनों यूनिट क्या क्या है तो मैंने आपको बताया था, क्यूरी, हेनरी बैकरल और तीसरी रदरफोर्ड। इन तीनों के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं बहुत पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक आता है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या कितनी है? परमाणु की त्रिज्या कितनी है तो आप लोग बोलेंगे 10 की पावर 10 परमाणु त्रिज्या है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि नाभिक की त्रिज्या कितनी है? नाभिक की त्रिज्या, ये भी तो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो आप लोग बोलेंगे नाभिक की त्रिज्या है 10 की पावर -15। ये 2 बातें और याद रखेंगे इसी क्वेश्चन से। आप लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक है, यानी आइसोटोप्स है? आइसोटोप के बारे में बात करेंगे, आइसोबार के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। कार्बन एक टॉपिक है जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक। क्वेश्चन पूछता प्राकृतिक समस्थानिक कितने हैं तो आप लोग बोलेंगे प्राकृतिक समस्थानिक 3 है। कुल कितने प्रकार के प्राकृतिक समस्थानिक है तो आप लोग बोलेंगे 3 प्रकार के हैं। अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूं तो ये एक यूनिक एलिमेंट है। यूनिक एलिमेंट, कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है। इसी कार्बन का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या आपसे पूछेगा तो आप लोग बोलेंगे परमाणु संख्या इसकी है 6। परमाणु संख्या कितनी है? 6। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान, जो हमारा कार्बन है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना तो आप लोग बोलेंगे 12.0678। ये इसका परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, ये कैसा बंध है? क्वेश्चन पूछ लेता है कैसा बंध है तो आप लोग बोलेंगे ये एक संयोजी बंध है। संयोजी बंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड का एक उदाहरण है संयोजी बंध। अभी कोई भी चीज है उसके अंदर कार्बन मिलाया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक हीरे को मान लेता हूं। हीरा क्या है? कार्बन का एक रूप है। अभी इसी हीरे के अंदर ये चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय है यानी इसके अंदर 4 दिशाएं होती है। इसको कैसे बांटेंगे हम लोग? जैसे मैंने मान लिया कि भाई ये हीरा है, ये कार्बन है। इस कार्बन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 और 4। इसको C1 बोलेंगे, इसको C2, इसको C3, इसको C4। इस तरीके से आप लोग आगे कार्बन को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप। अपरूप एक शब्द है, अपरूप। अपरूप क्या है? अपरूप यह रूप को दिखाता है, यह रूप बताता है, या यह संरचना बताता है। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, अपरूप का अर्थ है ये। बहुत सारे कार्बन के अपरूप हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कार्बन की अपरूप बताऊं, कार्बन के अपरूप, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कार्बन का एक अपरूप क्या है भाई? एक अपरूप है कार्बन का ग्रेफाइट। ये कार्बन का अपरूप है। दूसरा मैं आपसे बोलूं तो हीरा भी तो कार्बन का अपरूप है। तीसरा मैं आपसे बोलूं फुलेरिया, फुलेरिया भी क्या है? कार्बन का अपरूप है। या फ्लोरीन, ये कार्बन के अपरूप है। अभी पूछा क्रिस्टलीय अपरूप क्या है तो आप लोग बोलेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी बातें और याद रखेंगे। ग्रेफाइट से क्या बात याद रखेंगे? यह विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है यानी इससे विद्युत पास हो सकती है। देखो ग्रेफाइट से पेंसिल जो आप देख रहे हो, उस पेंसिल का जो सिक्का है वो ग्रेफाइट से बना होता है। यह विद्युत का सुचालक है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यह विद्युत का सुचालक है। इसके बाद क्यों है? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के कारण, स्ट्रक्चर के कारण ये क्या है तो आप लोग बोलेंगे इसके स्ट्रक्चर के कारण ये विद्युत का सुचालक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसका स्ट्रक्चर त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय इसका स्ट्रक्चर है। त्रिकोणीय इसकी एक सरफेस और याद रखेंगे। इसकी जो सतह है वो कैसी है? ग्रेफाइट की सतह स्लिपरी है। स्लिपरी है यानी फिसलन भरी है, सतह स्लिपरी है इसकी, तो आप लोग बोलेंगे ग्रेफाइट की। अभी इसी ग्रेफाइट से आप लोग देख सकते हैं भाई कैसे, मैंने बताया था ऐसे कार्बन लिखेंगे,
कार्बन को 3 पार्ट में तोड़ देंगे क्योंकि इसका 3 है, तो C1 C2 और C3। इस तरीके से कार्बन की एक अपरूप जिसका नाम है ग्रेफाइट, इसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन पर। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है, जिनका द्रव्यमान समान होता है, क्या कहलाते हैं? देखो, दो शब्द हैं। एक शब्द है जिसका नाम है आइसोटोप और एक शब्द है जिसका नाम है आइसोबार। इन दोनों की बात कर लेते हैं। आइसोटोप और आइसोबार ये क्या है? तो ये एक समबारिक है, यानी कि आइसोटोप है। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। परमाणु संख्या भिन्न और जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। मैंने दोनों क्वेश्चन डाल दिए यहां पर। ये क्वेश्चन डाल दिया है कि भाई एक ही तत्व परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न और कहलाते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न, वो क्या कहलाएंगे? तो आप लोग आंसर देंगे इसका कि वो आइसोटोप कहलाएंगे। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि परमाणु संख्या समान, सॉरी, परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न, परमाणु द्रव्यमान भिन्न। एक तो ये बात बोल दी मैंने आपको। एक बात बोल दी कि भाई परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान समान। ये क्या कहलाते हैं? तो आप लोग बोलेंगे यही कहलाते हैं आइसोटोप और आइसोबार। इसका एग्जांपल आप लोग अगले क्वेश्चन से उठा सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वो कहलाते हैं। परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो, क्या कहलाएगा? आइसोटोप। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमाणु द्रव्यमान किसका है? आइसोटोप का। लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान किसका है? आइसोबार का। दो बातों से दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यदि बोले परमाणु संख्या समान है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न है तो आइसोटोप। यदि आपसे बोले कि परमाणु संख्या भिन्न है, द्रव्यमान समान है, तो आइसोबार। ठीक है, ये दोनों बातें यहां से क्लियर हो जाएंगी। इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता ही पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी? कार्बन की। कार्बन की तो बात कर रहे थे। ठीक है, कार्बन का एक अपरूप है जिसका नाम क्या है? कोयला। ये भी तो कार्बन का है। अभी कोयले की शुद्धता, कोयले की शुद्धता को किस में मापा जाता है? तो आप लोग बोलेंगे कोयले की शुद्धता को कार्बन से मापा जाता है। कार्बन से मापा जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। कोयले की शुद्धता को किससे मापा जाता है? तो आप लोग बोलेंगे कार्बन से। अभी कोयले हम लोग 4 प्रकार के पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाए थे। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, ये 4 कोयले हैं। पीट बिटुमिनस, लिग्नाइट, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, ये 4 प्रकार के कोयले बताए मैंने आपको। 4 प्रकार के कोयले बताए तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कार्बन की मात्रा कितनी होती है? आप तो बोले पीट कोयले में 60% कार्बन होता है। अगर बिटुमिनस की बात करूं तो इसके अंदर 67% कार्बन होता है। अगर लिग्नाइट की बात करूं तो 88% कार्बन होता है। और एंथ्रासाइट की बात करूं तो 94% इसके अंदर कार्बन होता है। कार्बन के कारण ही हम लोग इसकी शुद्धता को पहचान सकते हैं। किसकी? तो आप लोग बोलेंगे हम शुद्धता को पहचान सकते हैं कोयले की। ओके, आगे बढ़ते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हीरे और ग्रेफाइट का कंपैरिजन कराया है। क्यों कराया है? ड्यू टू वो कार्बन के दोनों अपरूप है, इस कारण किया है। ठीक है, तो यहां से पढ़कर देखते हैं हम लोग। हीरे में एक चतुष्फल की संरचना होती है जबकि ग्रेफाइट एक षटकोणीय तलीय संरचना होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों अलग अलग होते हैं। ये बात गलत है भाई, ये बात गलत है। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हमारा सेकंड हो गया। ग्रेफाइट नरम होता है लेकिन हीरा कठोर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा नहीं। अभी हमने ग्रेफाइट की तो बात कर ली, हम करेंगे हीरे की। क्वेश्चन आता है कार्बन का शुद्धतम रूप। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो आप लोग बोलेंगे कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। एक बात तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है हीरे का अपवर्तनांक कितना? अपवर्तनांक, तो हीरे का अपवर्तनांक है 2.14, 2.14। ये बात भी याद रखेंगे। हीरे का प्रयोग किस में किया जाए? हीरे का प्रयोग, तो आप लोग बोलेंगे हीरे का प्रयोग ग्लास कटिंग में किया जाए। ग्लास कटिंग,
जब हम शीशे को काटते हैं तो उसके अंदर हीरे का प्रयोग किया जाता है। हीरे के बारे में क्वेश्चन देखा कि इसका शुद्धतम जो हीरा है वो कितने कैरेट का होता है, तो आप लोग आंसर देंगे 200 कैरेट का होता है। शुद्धतम हीरा 200 कैरेट का होता है। इसके बाद और क्या बात याद रख सकते हैं हीरे से, हीरा कितनी फलक है इसके, तो आप लोग बोलेंगे ये टेट्राहेड्रल सरफेस का है। टेट्राहेड्रल सरफेस, टेट्राहेड्रल सरफेस किसका है, तो आप लोग बोलेंगे हीरे का है। अब ये मेरे को बनाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मैंने बताया था जैसे एक कार्बन है तो इसके अंदर हम लोग 4 पार्ट बना देते हैं, C1 C2 और C3 और C4। इस तरीके से आप लोग हीरे को याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्लियर हो गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। स्टील में कार्बन का प्रतिशत है, अगर आपसे पूछा है कार्बन के बारे में कि स्टील में कार्बन का कितना परसेंट है, तो आप लोग बोलेंगे 0.1 टू 1.5%। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हार्ड स्टील में कार्बन कितना है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, हार्ड स्टील के अंदर कार्बन है 0.8 से लेकर और 1.5%। ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो, अगर स्टील में कार्बन का प्रतिशत पूछा है तो ये आंसर हो गया, लेकिन अगर यहां पे होता 0.8 से 1.5 तो आप लोग ये आंसर लगाते और एग्जाम में ऑप्शन दे रखा था। ठीक है, अभी स्टील की देख लेते हैं हम, स्टील कितने प्रकार का है, तो आप लोग बोलेंगे स्टील 2 प्रकार का है। एक है कार्बोनिक स्टील और दूसरा स्टील कौन सा, तो आप लोग बोलेंगे दूसरा स्टील है एलॉय स्टील। एलॉय स्टील के एग्जांपल, एलॉय स्टील के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक सिलिकॉन स्टील है। सिलिकॉन स्टील किसका एग्जांपल है, तो आप लोग बोलेंगे सिलिकॉन स्टील एलॉय स्टील का एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल है, एक स्टेनलेस स्टील देखा आप लोगों ने, स्टेनलेस स्टील है, ये भी किसका उदाहरण है, तो आप लोग बोलेंगे स्टेनलेस स्टील भी एलॉय स्टील का उदाहरण है। एक आता स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील भी किसका उदाहरण है, तो आप लोग बोलेंगे स्प्रिंग स्टील एलॉय स्टील का उदाहरण है। कार्बोनिक स्टील, इसको भी हम लोग 3 भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, और तीसरा कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे तीसरा है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ये 3 प्रकार के स्टील हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कार्बन के आधार पर भी स्टील का वर्गीकरण कर दिया है और एलॉय के आधार पर भी स्टील का वर्गीकरण कर दिया। स्टेनलेस स्टील किस का उदाहरण है, तो आप लोग बोलेंगे एलॉय स्टील का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है। अब हाइड्रोजन एक अपवाद है, हाइड्रोजन के बारे में हम लोग शुरुआत से बात करने लग रहे केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन क्या है, तो आप लोग बोलेंगे हाइड्रोजन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्यों बोल दिया भाई मैंने इसको एक्सेप्शन, इसका रीजन क्या है, देखो ये एक क्षारीय धातु है, कितनी प्यारी बात है, ये क्या है, यह एक क्षारीय धातु, लेकिन ये एक नॉन मेटल का भी उदाहरण है। नॉन मेटल का भी उदाहरण क्या है, तो आप लोग बोलेंगे हाइड्रोजन है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपसे पूछेगा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, तो आप लोग आंसर लगाएंगे आंसर 1। अब हाइड्रोजन किसी के साथ भी अभिक्रिया करेगा, यानी किसी के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे इसने हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ अभिक्रिया की, तो हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बोनिक। हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा, कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो किसका एक एग्जाम्पल बन जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे ये एग्जाम्पल बन जाएगा हाइड्रोकार्बोनिक। हाइड्रोकार्बोनिक। अभी इस हाइड्रोकार्बोनिक से बहुत सारे उदाहरण बनेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, ये क्या है, ये एक यौगिक है, यौगिक है यानी कंपाउंड है। मैंने आपको बताया था कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन क्या हो गया, कार्बन का एक रूप पढ़े आप लोगों ने, और एक हाइड्रोजन हो गया। जब हाइड्रोजन और कार्बन को मिला दिया तो हाइड्रोकार्बन बन गया, और ये क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन का अनुमान किस विधि द्वारा लगाया जाता है, यानी मेरे को पता करना है कि भाई ये जो हाइड्रोकार्बन है, अब ये हाइड्रोकार्बन भी बहुत तरीके का है। हाइड्रोकार्बन के आप लोग 2 टाइप पढ़ सकते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन यौगिक और हाइड्रोजन और कार्बन का अनुमान लगाने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है, लिबगे लॉ या लिबिग लॉ। कैरियोलिस बल मैंने बताया था जब हम लोग पवनों के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कैरियोलिस बल भी पढ़ाया था। अभी हाइड्रोकार्बन के अंदर आप लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एल्केन, एल्केन, और एक पढ़ेंगे एल्काई, एल्काइन। एल्केन और एल्काइन किसके उदाहरण, तो आप लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के उदाहरण। ठीक है, अभी इन एल्केन और अल्काइन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आगे दिखाता हूं। देखो पूछा गया CnH2n कौन से हाइड्रोकार्बन का एक सामान्य सूत्र है, एक एल्केन है और एक एल्काइन है। एल्कीन का CnH2n है और इसका C2H2, ये दोनों याद रख सकते हैं आप लोग। एल्काइन का क्या है, तो आप लोग बोलेंगे एल्काइन का है C2H2n। ये हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, यानी किसका है ये, तो आप लोग बोलेंगे एल्कीन का CnH2n। अभी थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग, एल्कीन एल्काइन की बात कर रहे हैं, एल्कीन की बात कर रहे हैं। इस एल्कीन का प्रयोग किसमें किया जाता है भाई, तो आप लोग बोलेंगे एल्कीन का प्रयोग किया जाता है भोजन को पकाने में, भोजन को पकाने में एल्कीन का प्रयोग किया जाता है। अब यहां से एक बात और याद रखेंगे, यहां से क्या बात याद रखेंगे, एक गैस है इस एल्कीन का उदाहरण आप लोग मीथेन गैस से ले लो। मीथेन गैस कहां से निकलती है, तो आप लोग बोलेंगे ये धान के खेत से निकलती है, धान के खेत से, या जहां पर आप लोग जीरी बोलते हैं, या आप इसी धान को चावल बोलते हैं, चावल भी यही है भाई, या फिर गोबर गैस से निकलती है, गोबर गैस से। सिलेंडर के अंदर आपने मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये सारी की सारी पड़ी है, सिलेंडर के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है मीथेन का। तो इसीलिए घर में यूज होने वाला भाई क्या, एल्केन, और इसी का एक उदाहरण क्या है, मीथेन। एग्जाम्पल, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, NaOH, NaCl, H2SO4 अम्ल। दो बात करेंगे भाई, एक टॉपिक है जिसका नाम है अम्ल, अम्ल, क्षार और लवण, या आप इसी को बोलते हैं एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट। अब मेरे को पता चलाना है कि भाई एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, ये तीन पार्ट। अगर मैं बात करूं एसिड की, एसिड क्या है, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे तो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको एसिड बोलते हैं। अब ये आपसे पूछ लेगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या एसिड के, तो आप लोग बोलेंगे नींबू, नींबू एसिड का उदाहरण है। नींबू के बाद संतरा याद रखते हैं, संतरे के बाद आप लोग सिरका याद रख सकते हैं, यानी जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो किसका उदाहरण है, तो आप लोग बोलेंगे एसिड का उदाहरण है। अगर मैं पूछूं बेस, बेस स्वाद में कैसे होते हैं, तो बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं क्या, तो आप लोग बोलेंगे बेस। स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी आपसे पूछेगा, एग्जाम्पल क्या है, साबुन। साबुन क्या है, तो आप लोग बोलेंगे साबुन एक बेस है। लेकिन यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, एसिड है। NaCl ये तो नमक के अंदर पड़ते हैं हम लोग, तो NaOH बच गया, इसे क्या है, ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता तब निम्नलिखित में क्या निकलता है। अभी हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में बात कर ली, अब एक बच गया लवण। जब मैं अम्ल को क्षार में मिलाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, जल मिलेगा और ऊष्मा मिलेगी, यानी सॉल्ट, वाटर एंड हीट, ये तीनों चीजें मिलेंगी। ठीक है, अभी अम्ल, क्षार और लवण, इनको हम लोग कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे इनको ज्ञात कर सकते हैं हम लोग टेस्ट से, इनको चख कर बता सकते हैं कि किस में अम्ल है और किस में क्षार है, किस में लवण है। दूसरा क्या है, तो दूसरा आप लोग बोलेंगे पैमाना, पैमाना यानी कि स्केल। एक स्केल की बात करूं मैं, पीएच स्केल की, उस पीएच स्केल से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि भाई अम्ल है, क्षार है, लवण है। तीसरा क्या है, तीसरा एक लिटमस पेपर की बात करूंगा मैं आपसे, लिटमस पेपर।
इस लिटमस पेपर से भी मैं आपको ये बता सकता हूं कि क्या अम्ल है क्या क्षार है। इसके अंदर नीला कलर, ये एक्चुअल में वॉयलेट कलर का होता है, लेकिन ये ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, उस के बारे में बात करेंगे। चौथा क्या है, तो आप लोग बोलेंगे एक डाई के माध्यम से, डाई के माध्यम से हम पता चल सकते हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। और एक H+ आयन, H+ आयन या फिर H- आयन की बात करेंगे, जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि अम्ल है, क्षार है या लवण है। ये 5 पैमाने हैं किसको मापने के, तो अम्ल, क्षार और लवण को मापने के। इसके अंदर एक शब्द आपको पिंच करता होगा, एक डाई शब्द है। डाई के माध्यम से हम लोग किसी का भी अम्ल, क्षार और लवण बता सकते हैं, ठीक है। अभी डाई में अगर मैं बात करूं, एक होता है कृत्रिम प्रयोग, यानी कृत्रिम डाई। कृत्रिम डाई में मैं प्रयोग करूंगा नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये एसिड है, ये बेस है या साल्ट है। अगर मैं बात करूं प्राकृतिक डाई है, एक प्राकृतिक डाई भी है। प्राकृतिक डाई क्या है भाई, तो आप लोग बोलेंगे प्राकृतिक डाई है हल्दी। हल्दी के माध्यम से मैं भी आपको बता सकता हूं कि भाई एसिड है, बेस है या साल्ट। अभी जो हल्दी है, हल्दी का रंग किसके कारण पीला होता है, एग्जाम के अंदर पूछा गया, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आप लोग बोलेंगे कुकुमिन। कुकुमिन के कारण हल्दी का रंग क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे हल्दी का रंग कुकुमिन के कारण पीला होता है, यानी येलो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अम्ल स्वाद में होते हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा या फीका। अभी मैंने बताया था अम्ल, क्षार, इनको टेस्ट के माध्यम से बता सकते हैं। यानी अगर मैंने अम्ल को चखा तो वो खट्टा होगा, यानी खाने योग्य होगा लेकिन खट्टा होगा। और क्षार क्या होगा, कड़वा होगा, जिसको मैं खा नहीं सकता, एग्जाम्पल साबुन, ठीक है। अभी पूछा गया अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। बहुत सारे अम्लों के उदाहरण है, और होता है अम्लों के उदाहरण क्या क्या बताएंगे आप लोग। एक क्वेश्चन आता है चींटी के डंक में कैसा अम्ल होता है, चींटी के डंक में कैसा अम्ल होता है, तो आप लोग बोलेंगे इसके अंदर अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद और किसमें, आप लोग बोल सकते हैं सेब में, सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो आप लोग बोलेंगे मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड इसके अंदर होता है, सेब के अंदर। फिर पूछेगा गेहूं के अंदर कौन सा एसिड होता है, ग्लूमेटिक, ग्लूमेटिक एसिड किसमें होता है, तो आप लोग बोलेंगे ग्लूमेटिक एसिड गेहूं के अंदर होता है। फिर आपसे पूछेगा कि भाई दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है, दूध के अंदर आप लोग बोलेंगे लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, तो आप लोग बोलेंगे लैक्टिक अम्ल होता है दूध में। और क्या क्या एग्जांपल है। फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई चाय के अंदर कौन सा अम्ल होता है, चाय में भी अम्ल होता है, तो आप लोग बोलेंगे टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल। फिर आता है इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। ये है अम्लों के उदाहरण, यानी इसके अंदर ये अम्ल होता है, इसके अंदर ये अम्ल होता है। और एग्जाम में पूछ लेता है, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, सीधा पूछेगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। आप इजीली आंसर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पीएच स्केल की खोज किसने की। अभी यहां पर एक शब्द आ गया जिसका नाम क्या है, पीएच। मैंने बताया था एक तो टेस्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि किसके अंदर कौन सा अम्ल है, एक स्केल के माध्यम से बता सकते हैं। ये क्या है, पीएच। पीएच की फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को बोल देते हैं आप लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी किसको बोलते हैं, पीएच स्केल। इसमें क्या होता है भाई, इसके अंदर 0 से लेकर 14 तक क्या होती है, काउंटिंग होती है। 0 से 14 तक काउंटिंग होती है किसके अंदर, तो आप लोग बोलेंगे पीएच स्केल के अंदर। 0 से 14 तक होती है तो हमारे 14 तक काम की है, तो बिल्कुल काम की है। 0 से लेकर 7 तक जो काउंटिंग है वो हमें बताएगी एसिड के बारे में, कि भाई कोई चीज एसिड है तो वो 0 से 7 तक रह जाएगी। और 7 से लेकर 14 तक जो काउंटिंग होगी वो हमें बताएगी बेस के बारे में, बेस के बारे में 7 से 14 तक काउंटिंग बताएगी। और जो 14 है, सॉरी 7 है, वो 7 क्या है, तो 7 उदासीन है। आप लोग पढ़ेंगे आगे चलकर डिस्टिल्ड वाटर। 7 क्या है, 7 उदासीन होता है। अगर कोई चीज 7 पर है तो वो उदासीन है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए। पीएच की फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर 0 से 14 तक काउंटिंग होती है। 0 से 7 तक एसिड का पता चलता है और 7 से 14 तक बेस का। 7 क्या है, उदासीन है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो लेवोजियर के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। जे थॉमसन और चैडविक दोनों के बारे में मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताए थे।
एक बच गया जिसका नाम क्या है, सोरेनसेन। इस सोरेनसेन ने क्या किया था, पीएच स्केल की खोज की थी। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल डैश से डैश तक होता है, तो आप लोग सभी बता देंगे। पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, तो आप लोग बताएंगे 0 से 14 तक। ठीक है, अभी इस पीएच स्केल का जो 0 से 14 तक है, तो एक बात तो आप लोगों ने पढ़ ली कि भाई 0 से 7 तक क्या है, एसिड है। 7 से 14 तक क्या है, तो आप लोग बोलेंगे 7 से 14 तक बेस है। और फिर मैंने बताया 7 क्या है, उदासीन। इतनी बात तो आपको याद होगी। लेकिन क्वेश्चन आता है स्ट्रोंग एसिड। क्वेश्चन आता है स्ट्रोंग एसिड कहां से कहां तक होते हैं। स्ट्रोंग एसिड पीएच स्केल में कहां से कहां तक होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 0 से लेकर 3.5 तक क्या होते हैं, स्ट्रोंग एसिड। फिर आता है वीक एसिड, कहां से कहां तक होते हैं, वीक एसिड। तो आप लोग बोलेंगे वीक एसिड होते हैं 3.5 से लेकर और 7 तक, सारे के सारे वीक एसिड होंगे। इसके बाद पूछेगा वीक बेस कहां से कहां तक होता है, वीक बेस। तो आप लोग बोलेंगे वीक बेस होता है 7 से लेकर और 10.5 तक। 7 से लेकर और 10.5 तक क्या होता है, वीक बेस। फिर आपसे पूछेगा स्ट्रोंग बेस कहां से कहां तक होता है, स्ट्रोंग बेस। स्ट्रोंग बेस कहां से कहां तक होता है, तो आप लोग बोलेंगे स्ट्रोंग बेस होता है 10.5 से लेकर और 14 तक। ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रोंग बेस। मेरी बात आप समझ पाए होगे। हमने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा। पीएच स्केल एक पैमाना है जिससे हम लोग अम्ल, क्षार व लवण के बारे में पता करते हैं। पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की खोज सोरेनसेन ने की थी। उसने काउंटिंग रखी 0 से 14 तक। सबसे पहले हम लोगों ने छोटा डिवाइडेशन किया, उसके बाद थोड़ा सा डेप्थ में चले गए हम लोग 10.5 तक। स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग बेस, इनकी बात करेंगे, इसी कारण लिखा है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान है, यानी कि स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस के लवण के बारे में पूछा। तो मैंने बताया था एक स्थान है जहां पर सब कुछ उदासीन हो जाता है, वहीं पर क्या है, वहीं पर आप दोनों का संगम पढ़ते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में। ठीक है, अभी अम्लों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे अम्ल है। एक अम्ल का उदाहरण यहां भी देता हूं मैं आपको। एक अम्ल है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, एक बात बताऊं मैं इसके बारे में, इसको ब्यूटी एसिड भी कहा जाता है। ब्यूटी एसिड, शरीर इसको अपने आप बनाता है, शरीर अपने आप बनाता है, शरीर अपने आप बनाता है। किसे, तो आप लोग बोलेंगे शरीर अपने आप बनाता है लैक्टिक एसिड को। और क्या बात याद रखेंगे इससे, और याद रखेंगे कि भाई ये ब्यूटी एसिड क्यों कहलाया। देखो, शरीर जब ज्यादा कार्य करता है तब ये एसिड निकलता है। शरीर जब ज्यादा कार्य करता है, ज्यादा कार्य करता है, तब क्या होता है, तब लैक्टिक एसिड निकलता है। एग्जाम्पल आप लोग गए जिम, जिम में आपने की एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज की एक पर्टिकुलर मसल ली, यानी आपने जो आपका बाइसेप है, इस बाइसेप के लिए एक्सरसाइज की। जब बाइसेप के लिए एक्सरसाइज की तो बहुत ज्यादा कर दी, थक गए हो। जहां से थका यहीं पर क्या होगा, यहीं पर आपको क्रैम्प आनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी वो दुखेगा। लेकिन बाद में वो क्या करेगा, बाद में वो एक शेप ले लेगा। और वो शेप किस अमल के रिलीज होने के कारण हुई थी, तो आप लोग बोलेंगे लैक्टिक अमल के रिलीज होने के कारण हुई थी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। ठीक है, खट्टे दूधों में भी आप लैक्टिक अमल की मात्रा को देख सकते हैं। खट्टे दूध या दही, इनके अंदर भी क्या है, लैक्टिक के बारे में ये सारी की सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। हमारा शरीर ऑटोमेटिक बनाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। HCl, HClO3, HNO3 या H2SO4, सबके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे HCl के बारे में, प्रबल अम्ल के बारे में, यानी स्ट्रोंग एसिड के बारे में। इस HCl का प्रयोग किस में किया जाता है, तो HCl का प्रयोग साफ सफाई में किया जाता है, साफ सफाई में। ठीक है, यानी पेट के बैक्टीरिया मारने में भी इसका, पेट के बैक्टीरिया को मारने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ एक बात और याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे, इसी HCl से आप याद रखेंगे, मैंने बताया था कि ज्वेलरी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे
अमलराज का प्रयोग किया जाता है। अमलराज यानी कि एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। और उसी एक्वा रेजिया के अंदर क्या मिलाया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे HCl मिलाया जाता है। ठीक है, HCl की मात्रा मिलाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा सबसे मजबूत बेस है, मजबूत आधार है, यानी कि मजबूत क्षार है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। सोडियम के बारे में बताया था मैंने, तो मैंने बताया था कि भाई इस सोडियम का प्रयोग आप लोग देखेंगे पानी के साथ भी रिएक्ट करता है सोडियम। और इसी का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, Na। फिर मैंने NaOH के बारे में बता दिया आपको। NaOH ये सब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी मजबूत क्षार का उदाहरण है। अच्छा, एक शब्द है ऑक्जिलेट अम्ल। ऑक्जिलेट अम्ल, ऑक्जिलेट अम्ल, इसके बारे में बात कर देते हैं। ऑक्जिलेट अम्ल, देखो ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। शरीर के लिए क्या है, तो आप लोग बोलेंगे ये शरीर के लिए खतरनाक है। शरीर के लिए खतरनाक क्या है, तो आप लोग बोलेंगे ऑक्जिलेट अम्ल। क्यों भाई शरीर के लिए खतरनाक? देखो एक शब्द पढ़ा आपने, पथरी। पथरी किससे होती है, तो आप लोग बोलेंगे पथरी होती है, जो हमारे शरीर के अंदर पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट से क्या बनती है, पथरी बनती है। अभी एक दूध है, दूध में क्या होता है, कैल्शियम। दूध के अंदर क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे दूध के अंदर कैल्शियम होता है। और टमाटर में क्या होता है, टमाटर में क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे टमाटर में होता है ऑक्जिलेट अम्ल। ऑक्जिलेट अम्ल। अब दूध के साथ हम लोग टमाटर खा लेते हैं तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्जिलेट। और ये किसका निर्माण करेगा, पथरी का। अब पथरी भी दो प्रकार की होती है, दो जगह पथरी पाई जाती है। एक पाई जाती है किडनी में, यानी यकृत के अंदर पाई जाती है, ये तो बहुत आसान सी बात होती है। और एक पथरी पाई जाती है पित्ताशय में। ये क्या है, ये बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक पथरी है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। और ये क्या है, ये निकल जाती है। बहुत सारे डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई बियर वगैरह पियो, बियर वगैरह पीने से पथरी निकल जाती है, लेकिन वो सब बेवकूफ़ी वाली बात है। यदि कोई पानी पीने में सक्षम है तो पानी से भी पथरी निकल जाएगी। वो तो बियर में थोड़ा सा टेस्ट इधर उधर का होता है तो उसको ज़्यादा पी पाते हैं, अदरवाइज पानी ज़्यादा पी लेंगे तब भी पथरी निकल जाती है। ये बात लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड? सीसा संचायक बैटरी में। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, कि भाई एक डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, इसका पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे पीएच मान होता है 7, यानी कि ये उदासीन होता है। और इसी का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, तो इसी का प्रयोग हम लोग सीसा संचायक बैटरी, सीसा संचायक बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर करते हैं। बैटरी में अब देखेंगे भाई किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसके बाद एक बात याद रखेंगे, H2SO4। H2SO4 से क्या बात याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं भाई सल्फ्यूरिक अम्ल।
सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें, H2SO4 को क्या बोलते हैं भाई, तो आप लोग बोलेंगे अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। एक नाइट्रिक एसिड के बारे में बात कर लो आप लोग, HNO3, नाइट्रिक एसिड, इसके बारे में बात करनी इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, तो नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करनी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग देखते हैं भाई एक एसिड रेन होती है, एसिड रेन, जो क्या है, जो ताजमहल को पीला कर रही है, ताजमहल को पीला कर रही है। आपने कई बार सुना होगा कि भाई जो पहली बारिश होती है उसको एसिड रेन बोलते हैं, और एसिड रेन में नहाना नहीं चाहिए, तो यदि हम लोग नहाएंगे तो हमें एक बीमारी हो जाएगी। बीमारी का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे स्किन डिजीज, स्किन डिजीज हो जाएगी, चाहे वो उसके अंदर स्किन कैंसर हो, स्किन कैंसर, या फिर उसी के अंदर आप लोग याद रख सकते हैं इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन। ये क्या है, ये शरीर की बातें है, लेकिन ये तो बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा देती है। बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स होती है ना बड़ी बड़ी, उनके लिए भी डेंजरस साबित हो जाती है एसिड रेन। अच्छा, एक कृत्रिम वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है किसको, कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए। लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी, ऐसा आप लोग देखते हैं। ठीक, तो भाई ये थे आज के अपने क्वेश्चन, आशा करूंगा कि आपको समझ में आए होंगे। एक बार जल्दी से बताना मेरे को कैसी लगी आज की क्लास आपको। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।